नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु को करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम पहुंचे। रास्ते में सड़क किनारे खड़ी भीड़ का अभिवादन करते हुए वो आगे बढ़े। पीएम के रंगारंग स्वागत का पूरा इंतजाम किया गया था। ढोल नगाड़े और डांस करते कलाकार। पीएम मोदी ने चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके अलावा लाइट हाउस परियोजना के तहत 1,152 घरों का उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 116 करोड़ की लागत से परियोजनाएं तैयार की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु के 5 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी हो रहा है। चेन्नई एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, कटपड़ी और कन्याकुमारी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वागत करने के लिए We have gathered here to celebrate yet another glorious chapter of Tamil Nadu's development journey. Projects worth over 31,000 crore rupees are either inaugurated or the foundation stones are being laid. The focus on road construction is clearly visible. We are doing so because it is directly linked to economic prosperity. आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 8वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन 2014 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज वो इस मौके पर दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर हैं। इस समय वो तमिलनाडु में। इससे पहले आज सुबह वो हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवादी पार्टियां राज कर जनता को लूटना चाहती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना ने देखा है कि जब एक परिवार के लोग सत्ता में आते हैं तो किस तरह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। किस तरह ये पार्टियां केवल अपना विकास करती हैं और अपने रिश्तेदारों की तिजोरियों को भरती हैं। इन परिवारवादी पार्टियों को गरीब की कोई चिंता और परवाह नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है और उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने तीनों नाम को अंतिम रूप दे दिया है। कई दिनों से चल रही सियासी अटकलों के बाद ये तीनों चेहरों पर मोहर लग गई है। इसमें देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और पार्टी के मुस्लिम चेहरा जावेद अली शामिल हैं। क्या है इसके पीछे की सियासत? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। कपिल सिब्बल के साथ ही डिंपल यादव का भी नामांकन होना था। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक दोनों के दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में डिंपल यादव का नाम लिस्ट से हट गया और अखिलेश यादव ने परिवार के ऊपर गठबंधन को चुना। सुबह समाजवादी पार्टी के हैंडल से ट्वीट कर बताया गया कि श्री जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। दरअसल बुधवार को ही तैयारी थी कि कपिल सिब्बल, जावेद अली खान और डिंपल यादव साथ में नामांकन भरे, लेकिन यह खबर बाहर आते ही जयंत चौधरी का खेमा नाराज हो गया। अखिलेश यादव ने डिंपल का नामांकन रोक दिया।
देर रात जयंत चौधरी के करीबी नेताओं से बातचीत के बाद अखिलेश यादव गुरुवार सुबह लोकदल के विधायकों से मिले और जयंत चौधरी का नाम फाइनल कर दिया गया। जयंत राष्ट्रीय लोकदल के निशान पर सपा के समर्थन से राज्यसभा जाएंगे। साफ तौर पर अखिलेश अगर जयंत को राज्यसभा नहीं भेजते तो सपा और लोकदल का गठबंधन खतरे में पड़ जाता। जयंत ने भी ट्वीट कर किसानों के लिए लड़ने की बात की। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर बड़ा सियासी दांव चला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत और अखिलेश अब साथ में चुनाव लड़ेंगे, वरना सबको पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी जयंत चौधरी को अपने खेमे में लेने के लिए डोरे डाल रही थी और अब आजम खान के भी सुर थोड़े ढीले पड़ेंगे क्योंकि कपिल सिब्बल भी राज्यसभा पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव में क्या होगा पर ये भविष्य के गर्त में है, पर अखिलेश यादव ने अपनी सियासी बिसात ठीक से बिछा दी है। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर राज्यसभा की कुल 6 सीटों पर चुनाव होना है। अलग अलग पार्टियों की 5 सीटें पक्की हैं, लेकिन 6ठी सीट के लिए राजनीति गर्म है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है और सभी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से वो लगातार समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन शिवसेना ने अपना दूसरा उम्मीदवार घोषित कर इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में राज्यसभा सीट के लिए पर्चा भरकर वापस आए शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना दोनों सीटें जीत रही है। हमारे संजय पवार है, दोनों ने कॉम्पिटिशन फाइल किया है और दोनों जगह पर शिवसेना की जीत होगी। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में कुल 6 सीटों के लिए चुनाव है। विधायकों की संख्या देखते हुए 6 में से बीजेपी की 2, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की एक सीट तय है। इसलिए अब सारी राजनीति बची एक सीट के लिए जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे पिछले कई दिनों से निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन शिवसेना ने पार्टी में शामिल होने की शर्त पर समर्थन देने की बात कही और कोल्हापुर से ही अपने एक पदाधिकारी संजय पवार को टिकट देकर संभाजी राजे की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया है। चर्चा है कि मराठा समाज इससे आहत है और अब एक सीट नहीं पूरे राज्य पर कब्जे की बात कह रहा है। हालांकि खुद संभाजी राजे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से छत्रपति के सम्मान की उम्मीद जताई है। मला पूर्ण विश्वास आहे ते त्याप्रमाणे करतील। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे छत्रपति का सम्मान करेंगे, की ते छत्रपति घराण्याचा सन्मान करतील। कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ हैं तो बीजेपी ने भी रहस्य बनाए रखा है। हमारा तो केंद्र से तय होता, हमारे इक्के दुक्के की पार्टी नहीं है ना जी। तो 1-2 दिन में केंद्र की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगी, निर्णय करेगी। मतलब साफ है कि संभाजी राजे के लिए इस बार राज्यसभा के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, लेकिन शिवसेना के संजय पवार के लिए भी राह आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी भी 6वीं सीट के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने के मूड में है। अब सारा दारोमदार निर्दलीय विधायकों पर है कि वो शिवसेना के साथ जाते हैं या बीजेपी के साथ। जो भी हो, चुनाव दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। अगले 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। 2 करोड़ स्मार्टफोन, टैबलेट बांटने का लक्ष्य है। ग्रीनफील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित हैं। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए करीब 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उज्ज्वला के लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर। प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1,535 स्थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और वहीं 2027 तक किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा देने की बात कही गई है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।